हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अगेन मैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ प्रेजेंट हूँ। बिगिनिंग में 10th सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 10th के जो बिगिनिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहे जाते हैं कि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। और वैसे भी अगर आप ब्लूप्रिंट देखेंगे जो बहुत सारे प्राइवेट बुक्स में दिए हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि अलजेब्रा पोर्शन और ये जो पोर्शन होता है इसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो उस लिहाज से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंसी की एक वजह एक और भी है। ये पूरा बुक पूरा चैप्टर 2 पार्ट में है। एक में आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए सॉल्व करने के लिए, दूसरा इस इक्वेशन के बेसिस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इस लिहाज से ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि यहां कैसे शुरुआत होती है। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, आप लोग प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियर किसको बोलते हैं। वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होगा, यानी कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 1 होगा तो उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे मैं पहले लीनियर बता दूं, जैसे ये 3x + 5 इज इक्वल टू सपोज 11। मैंने एक लिखा, एक इक्वेशन लिखा, यहाँ एक ही वेरिएबल है और उस पर कोई पावर नहीं है, मतलब किसका पावर 1 है। अगर पावर 1 है इसका मतलब इस तरह के इक्वेशंस लीनियर कहलाएंगे। पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक कहलाता, पावर 3 होता तो क्यूबिक कहलाता, एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब मैं एक और वेरिएबल इसमें लगा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, 3x + 5y इज इक्वल टू 90। एक दूसरा इक्वेशन मैंने डाल दिया। तो यहां क्या हुआ, दोनों में पावर है 1 तो लीनियर कहलाया। और 2 वेरिएबल्स में मैंने डाला x और y, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसी तरह के क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है जी, ये तो आप पहचान गए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इसका जब इक्वेशन हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मिलता था तो क्या करते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, पूरे एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होता है और वो डिपेंड करता है कि उसमें जो वेरिएबल्स अटैच्ड हैं उसका क्या वैल्यू है ना। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होता है कि जब भी आपको मिला तो आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस व्हाट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या और y का वैल्यू क्या। देखिए, यहां x और y का एकदम फिक्स वैल्यू है कि कोई एक ही वैल्यू होगा, इसका x का भी एक होगा, y का भी एक होगा, और ये दोनों वैल्यू जब यहां डाले जाएंगे तो वो जो LHS पार्ट है वो RHS के इक्वल हो जाएगा। ये RHS हुआ। अगर LHS पार्ट RHS के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब कि जो उसकी डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। इसका डिमांड है कि ये 19 हो जाए, 19 हो जाए, तो x और y का एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा है जो इसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। यानी सपोज करिए, मैं जानता हूं कि यहां मैंने जानबूझकर ही इस तरह का क्वेश्चन दिया है। अगर x का वैल्यू यहां 3 दे दे और y का वैल्यू 2 दे दे तो 3 3 9 और 5 2 10। यहां देखिए 3 × 3 और +5 × 2 अगर मैं कर देता हूं तो ये 19 हो रहा है, ये 19 हो रहा है और इधर भी 19 हो रहा है। तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो x और y का जो वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अब यहां एक बात आ रही है। पहला तो कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में एक बात बता दें, इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपने 3x + 5y = 19 जो मैंने इक्वेशन दिया था, अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो हमको जरा बताइए कि x जब आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत ही आसान था। जैसे 11 मैंने लिखा था, तो इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना कितना आसान था। 3x = हो गया 6, तो x = कितना हो गया 2। इजी था, कोई हेल्प नहीं लेना पड़ा।
बन गया आराम से। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो इस इक्वेशन को आप बना देंगे क्या इस तरह? नहीं बनेगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस इक्वेशन में जितना ज्यादा वेरिएबल डाला जाएगा, जैसे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि सिंगल इसी इक्वेशन से हम इसका वैल्यू निकाल दें तो ये नहीं बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? दो इक्वेशंस चाहिए। तो हमको इसके लिए एक दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह का एक चाहिए, तब जाकर ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है जी। अब आते हैं कि वो कैसे हम लोग करते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा, इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरल स्ट्रक्चर ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको जरा समझना इस तरह है कि जैसे मैंने अभी लिखा था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, तो ये 19 को समझ लीजिए कि हमने इधर कर लिया और ये हो गया 0। ठीक है, या इसे भी कर सकते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इससे इसको कंपेयर कीजिए, जो मैंने लिखा था और जो ये लिखा था, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। यहां पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि इस जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसी तरह का एक और इक्वेशन मैंने बोला कि रिक्वायर्ड होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी स्ट्रक्चर का, क्योंकि मैं जनरल स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूं। तो जब आप इसको दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसका कांस्टेंट क्या, इसका कांस्टेंट क्या, इसका कांस्टेंट क्या और इसका कांस्टेंट क्या? x और y तो दोनों में सेम रहेगा जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो तो वेरी करेगा ना, दोनों इक्वेशन का अलग अलग कांस्टेंट होगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा है इसके लिए a1, b1 और c1 नाम दे दिया मैंने इसका, कि इसका जो वेरिएबल्स, इसके जो कांस्टेंट है उसका नाम दे दिया a1, जो कि फर्स्ट इक्वेशन का था, तो a1, b1, c1। दूसरे इक्वेशन के लिए फिर मैं क्या करता हूं, a2, b2 और c2 नाम दे दिया। अब ये दोनों इक्वेशन जो हो गए, मैंने आपको बोला कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें कि दो वेरिएबल्स होंगे तो दो इक्वेशन चाहिए होगा। अगर कभी ऐसा हो कि थ्री वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो वहां थ्री वेरिएबल्स होंगे। तो थ्री वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थ्री इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आप नेक्स्ट एवर क्लास में आप जाएंगे तो वहां मैट्रिसेस वगैरह का हेल्प लेकर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद कौन करेगा? ये। और इसको सॉल्व करने में मदद कौन करेगा? ये। मतलब ये एक दूसरे को मदद करके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम बनाते हैं, एक तरह का सिस्टम के बारे में आप जानते हैं पहले से। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बायोलॉजी के टीचर्स आपको बताए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हमारे, मैं एक ही सिस्टम का भी नाम लेता हूं, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे। तो एक सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। और वो सिस्टम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम को करने में मदद करते हैं। अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है तो राइट फ्रॉम लिप्स, टंग, ये जो दांत है या ओसोफेगस है, स्टमक है, या और भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, जो भी पूरा का पूरा सिस्टम ये एक ही काम को कर रहा है, खाना को, फूड को पचाने का काम कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सिस्टम कहलाते हैं। तो यहां भी यही बात है, ये दोनों मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का काम, इसीलिए ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद सिस्टम तो हो गया जी, अब इसको सॉल्व करने के तरीके, मतलब आपको सिस्टम मिल गया, आपको पता है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सॉल्व ही करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड होते हैं, आपको मैं गिना रहा हूं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं लिखता हूं यहां मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बोला, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस चार मेथड से बारी बारी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाएगा। सारे ही जो मेथड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट उसमें से ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कम, कभी कभी तो नहीं ही आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड है, जानने के लिए जरूरी है क्योंकि वंस इन ए वाइल कभी आपको काम आ जाएगा, बट ऐसा आप इसका फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर पाते, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है बनाना। और सबसे ज्यादा पॉपुलर और इजियर होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसका कि हम लोग फ्रिक्वेंट इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आज सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है देखते हैं। ग्राफ के बारे में आप लोग सब कोई बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्लास 9th में भी आपने बनाया होगा ग्राफ। तो मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो इस इक्वेशन का नाम पड़ा, इसका एक और रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, पहला तो आपने देखा कि अगर इसका डिग्री 1 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सेकेंड रीजन है कि जब कभी भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। आप ट्राई करके देखना, आपने प्रीवियस क्लास में भी ट्राई करके देखा है ना, कि जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसीलिए भी इसका नाम लीनियर इक्वेशन पड़ा है। अब जरा सोचिए कि आपके पास दो इक्वेशन था, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे o x y, मैंने एक ही क्वाड्रेंट लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, खाली समझने के लिए। आप चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए कि इसमें x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो हम अभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बाद में सॉल्यूशन करते समय जो भी वैल्यू आएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने बोला कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका मतलब कि इस प्लेन में अगर मैं दो लाइन, मतलब कि दो ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो यहां अब कंडीशन 2 हो सकता है। आपने पहले पढ़ा है कि अगर प्लेन में मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। दो ही तरह के लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, या तो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है या इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए ये तो पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग कहलाता है, बिकॉज कि अभी ये इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ये लाइन है, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे ही आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर कट जाएगा, इसीलिए इन दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन के कैटेगरी में ही रखते हैं। और ये पैरेलल लाइन है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी मीट नहीं होगा, फिक्स रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ऑल थ्रू इट्स लेंथ। जहां तक इसकी लंबाई जा रही है वहां तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, इसीलिए ये पैरेलल लाइन कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब आप यहां प्लेन में लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने एक लाइन यहां से डाला, फर्स्ट ग्राफ के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए जो मैंने ग्राफ डाला और वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया,
इसका नाम मैंने L1 रखा क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसके लिए लाइन 1 यानी कि L1 नाम रखा। सपोज करिए कि आपने इसका भी ग्राफ डाला, तो इसके लिए भी आपने एक ग्राफ डाला। मैं अभी सपोज कर रहा हूं इसका नाम L2 आपने रखा। इस लाइन का जो, इस इक्वेशन का जो ग्राफ आपने डाला वो L2 हो गया, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं यहां पर। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, आप इसको दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट O है ये इस लाइन पर भी है और ये इस लाइन पर भी है। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, मैं कहता हूं एक्स और वाई, यही ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, तो ये इसका दोनों का वैल्यू ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशन का, तो यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट केस हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस भी मैं यहां दिखा रहा हूं, O X Y। सेकंड केस क्या हो सकता है कि एक मैंने ये L1 आया, L1, और सेकेंड फिर ऐसे आ गया L2, ये पैरेलल हो गया। तो इस केस में चूंकि ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो ग्राफ हैं ये अलग अलग जा रहे हैं और कहीं एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का कि इन दोनों लाइन के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका अलग सॉल्यूशन हो सकता है, इसका अलग सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये सिस्टम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। अब ये सिस्टम नहीं रहा, तो जब सिस्टम नहीं रहा तो इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा, इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो हम जनरल बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बोला है कि जब तक दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक दोनों इक्वेशन एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तब तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा और आप सॉल्यूशन निकाल भी नहीं सकते। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। यहां क्या होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, जिसको वन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, वन ही सॉल्यूशन, इकलौता, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है, मैं यहां पर बना रहा हूं O X Y, एक लाइन इधर से आया L1, और आपने दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ किया वो भी संजोग ऐसा हुआ कि इसी पर आ गया, दूसरा लाइन भी इसी पर, L1 L2 दोनों इसी पर आ गए। इसके पे क्या हुआ कि जो जो पॉइंट आपने L1 के लिए लिया था वही सारे पॉइंट्स L2 के लिए भी हो गए। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने यहां बनाए हैं ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लाइन को और भी थोड़ा अगर मैं लंबा कर दूं और भी वैल्यूज ले लेता हूं, तो और भी वैल्यूज सारे के सारे कॉमन होते चले जाएंगे। तो इस केस में क्या देख रहा हूं कि जितने भी वैल्यूज L1 के लिए हैं वही सारे वैल्यूज L2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जितना वैल्यूज आप रखते जाएंगे वो सेटिस्फाई होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। सो इस केस में क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो आप ये देखिए, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें नो सॉल्यूशन है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपको ग्राफ दिखाकर भी पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ है या इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशंस होंगे, इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन होंगे और इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन होंगे। अब आप, मैं समझता हूं इजीली आप बता सकते हैं। यहां एक और टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि अगर इन दोनों ग्राफ में आपने देखा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकला ना, सॉल्यूशन निकला, तो अगर एक भी सॉल्यूशन निकला तो हम लोग उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो यहां भी सॉल्यूशन निकला, यहां भी सॉल्यूशन निकला, सो ये दोनों ही सिस्टम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, और जिसमें नहीं निकला वो इनकंसिस्टेंट है। ये टर्म भी यहां याद रखने वाली बात है। यहां तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर
कुछ सॉल्यूशंस बनाकर दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।